नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शिवम और आज हम लेके आए हैं आप लोग के लिए जुडिशरी का पार्ट 6। इससे पहले हमने देखा था कि पीआईएल क्या होता है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कैसे लाया गया था वहां पे, लोकस स्टेंडाई का क्या एक एक्सेप्शन माना गया था वहां पे। ये सारी चीजें हमने देखा, किस केस में पीआईएल को लाया गया था और ये क्या था, एक जुडिशियल इनिशिएटिव था जिसके थ्रू पीआईएल को लाया गया था वहां पे। तो ये सारी चीजें आई होप आपने समझ ली होगी। पीआईएल का फुल फॉर्म आप लोगों ने देख लिया होगा। और जो मैंने आपसे 5 रिट के बारे में पूछा था और साथ ही साथ हमने कुछ आर्टिकल्स भी डिस्कस किए थे। कुछ आर्टिकल्स की ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहाँ दिया गया है, अपीलेंट जुरिडिक्शन कहाँ दिया गया है, रिट जुरिडिक्शन कहाँ दिया गया है, ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में देखी थी। इन सभी चीजों को बच्चों आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। इसके हैंड रिटन नोट्स भी आप लोग बना लीजिए। जो बच्चे इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोग को मैं बता दूं, फ्री सेक्शन में आप जाके इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लोगे। जितनी भी मैं हमारी क्लासेस जाएंगी इन सब का आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। और आज हम आगे की चीजों को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जो मैं प्रीवियस क्लासेस में बताते जा रहा हूं उसको भी आपको रिवीजन करते रहना है। जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं उसको भी आपको करते रहना है। और जो मैं क्वेश्चंस कह रहा हूं कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन को भी नोट डाउन करते रहना है आप लोगों को। आप ऐसे तैयार करो कि एमसीक्यू फॉरेन में कैसे भी अगर क्वेश्चन पूछे तो आप वहां पे आंसर उसको दे पाओ। आपको इस हिसाब से इस किताब को पढ़ना है। लीगल स्टडीज की क्लास 12 की किताब जिसके पास भी नहीं है वो बच्चा डाउनलोड कर ले। आपको वहां पे डाउनलोड, आप कहीं भी क्रोम खोलिएगा, लीगल स्टडीज क्लास 12 एनसीईआरटी डालोगे, आपको वहां पे वो बुक मिल जाएगी। आप सभी लोग क्लास देखने के बाद उस किताब को जरूर पढ़ते रहें, चाहे वो हमारे पेड बच्चे हों, चाहे आप लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं। मैं सभी को कह रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट इस बार 2024 में बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम देगा, डोमेन में देखिए उनको लीगल स्टडीज तो सेलेक्ट करना ही होगा। तो लीगल स्टडीज के लिए एक कंप्लीट जो सॉल्यूशन आप लोगों के लिए है वो लीगल स्टडीज की क्लास 12 की बुक है। वो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, अगर आप चाहो तो उसको प्रिंट आउट भी करा सकते हो। और साथ ही साथ उस किताब को अच्छे से रेफरेंस देना, और साथ ही साथ अगर हमारे लेक्चर्स देखते रहोगे आप तो आपका पूरा लीगल स्टडीज तैयार हो जाएगा। और आप ये मान सकते हो कि 200 में से आप लगभग फुल मार्क्स ला सकते हो। आप लगभग मान लो एक आध क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो लगभग 180 प्लस तो आप इजिली अचीव कर सकते हो वहां पे। और अगर आपका डोमेन में 180 प्लस मार्क्स है तो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा और वो आपके सिलेक्शन दिलाने में, टॉप कॉलेज के सिलेक्शन दिलाने में हेल्पफुल रहने वाला है। तो लीगल स्टडीज को बहुत अच्छे से करना और बहुत अचीवेबल है, क्योंकि बहुत देखिए बहुत कॉम्प्रेस सिलेबस है, बहुत ही डिजाइन करके दिया गया है। अगर आप माने तो स्टेट लॉ, स्टेट के जितने भी कॉलेज है उससे ज्यादा सिंपल आपका सिलेबस दे दिया गया है सीयूईटी में। क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया, एग्जैक्ट स्पेसिफिक बताया गया कि ये डोमेन में लीगल स्टडीज क्लास 12 की बुक से पूछेंगे। ठीक है, लैंग्वेज में ये सिलेबस है, हिंदी का ये सिलेबस है, इंग्लिश का ये सिलेबस है, जनरल टेस्ट का ये सिलेबस है। वो पूरा सब कुछ डिफाइन कर दिया गया है। कितने क्वेश्चंस पूछेंगे ये भी बता दिया गया है। तो बहुत ही आप लोगों के लिए चीजें आसान है, बस आपको अच्छे से उस चीजों को पढ़ना होगा, उसको चीज को रिवीजन करना होगा, उस चीज को बार बार रिमेम्बर करना होगा। आप क्वेश्चंस बना ले जाओगे, मार्क अच्छा गेन कर जाओगे और एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। बस उसके लिए आपको करना क्या होगा, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा। और चलिए आज के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, हम भी अपनी कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं। आगे देखिए इसमें हमने क्या डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में जो भी। तो अब हम आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटीज ऑफ इंडियन जुडिशरी। ठीक है, तो ये स्वतंत्र कैसे है, जो भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के बारे में बताया गया है कि जो भारतीय न्यायपालिका है वो स्वतंत्र और क्या है उसको बोलते हैं, निरपेक्ष। ठीक है, निरपेक्ष ही होता है ना। हाँ, निष्पक्षता थोड़ा सा हिंदी में प्रोनाउंसिएशन में है, निष्पक्षता में, यानी कि बायसनेस ना हो वो किसी, क्योंकि देखिए अगर जुडिशरी अगर बायस हो जाएगी या तो किसी अगर पब्लिक के बायस हो जाए तो भी क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर बेकार हो जाएगा। पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा, बहुत बुरा स्थिति चल जाएगा। अगर वो सरकार के खिलाफ, मतलब सरकार के फेवर में हो जाए बायस, तो भी क्या होगा, आम जनता को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से रखा गया है कि जो हमारे जुडिशरी है वो क्या है, अनबायस रहे और इंडिपेंडेंट रहे, यानी वो किसी का भी पक्ष न ले, वो न्यूट्रल है। जैसे एडवर्सल सिस्टम हमने आपको बताया था ना, एडवर्सल सिस्टम क्या था, बताओ 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 भाई। तो एडवर्सल सिस्टम में क्या था कि न्यूट्रल जज था। तो जब न्यूट्रल जज है तो वो क्या होगा, उसके बायस होने के चांसेस कम है वहां पे। तो इसलिए क्या होगा कि अगर न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना है तो उसको क्या होना चाहिए, पहली चीज तो मतलब अगर उनको अच्छे से काम करना है तो उनको स्वतंत्र रखना होगा कि उनके ऊपर किसी का प्रभाव ना पड़े, चाहे किसी व्यक्ति का, चाहे किसी
पॉलिटिशियन का, चाहे किसी नेता का, चाहे किसी पुलिस ऑफिसर का, किसी का भी उनके ऊपर प्रभाव ना हो। पहली चीज तो ये बोली गई है। दूसरी चीज ये बोली गई है कि उनको बायस ने मतलब किसी का पक्ष उनको नहीं लेना है। उनको तथ्य के आधार पर, फैक्ट के आधार पर उनको अपनी कार्रवाई करनी होगी, अपनी प्रोसीडिंग करनी होगी और अपना जजमेंट तथ्य फैक्ट के आधार पर देना होगा। ठीक है, जैसे अभी ज्ञानवापी का मुद्दा आया था, राम मंदिर का मुद्दा आया था, तो यहाँ पे क्या है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन या फिर किसी चीज को लेके यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं दिया जाए। वहां पे फैक्ट क्या कहते हैं, वहां पे क्या फैक्ट है, तथ्य क्या है, उसकी बातें की जाती है वहां पे। इनफैक्ट आप जजमेंट में देखोगे तो बहुत मुस्लिम जजेस भी हैं, बहुत हिंदू जजेस भी हैं वहां पे। वो ऐसा नहीं होगा कि हिंदू है तो हिंदू की बातों को कंसिडर करेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम की बातों को कंसिडर करेगा। जुडिशरी में इस चीज को मना किया गया है। एज अ जज वहां पे एकदम अनबायस होकर काम करना होता है, इंडिपेंडेंट बॉडी है आप, आपको फैक्ट के आधार पे वहां पे डिसीजन देना होगा। वो फैक्ट के आधार पे डिसीजन देंगे, वहां पे किसी भी रिलीजन को फॉलो वहां पे वो नहीं करेंगे या फिर प्रायोरिटी नहीं देने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए, द मीनिंग एंड rationale for independence of Indian judiciary has been dealt in the previous section। तो हमने इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के बारे में थोड़ा सा देखा था कि न्यायपालिका अगर स्वतंत्र रहेगी तो कैसे हमारा जो पूरा प्रशासन है, पूरा जो हमारा देश अच्छे से चलेगा। अगर इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होने वाला है बहुत ज्यादा। या तो वो सरकार करेगी या तो फिर क्या होगा, अगर लोग वायलेट करेंगे तो सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी। उसको मेंटेन करने का काम जुडिशरी करती है, वहां पे बैलेंस करने का काम करती है वहां पे। ठीक है, आगे दिया गया है भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ और औचित्य पिछले भाग में बताया गया है। आगे देखिए, हाउएवर वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड हाउ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज इंश्योर द मेंटेन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी को यानी अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कहां पे रखा गया, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया। जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था, संविधान बनाने में अगर देखा जाए तो 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे, लगभग लगभग कहा जा सकता है कि 3 साल के आसपास समय लगा था। तो वहां पे इस चीज को इंश्योर किया गया कि अगर जुडिशरी को इंडिपेंडेंट नहीं रखेंगे तो आगे चल के जो हमारे नेताजी लोग हैं ये क्या करेंगे, उस पर भी अपना हक जमाएंगे और अपनी चीजों को क्या करेंगे, उनके थ्रू काम कराना स्टार्ट कर देंगे। और कहीं ना कहीं फिर क्या होगा, हमारा पूरा देश का संविधान खतरे में पड़ जाएगा। तो संविधान बनाते समय बहुत बारीकों का भी ध्यान रखा गया था कि भाई इनको इंडिपेंडेंट ही रखना है, यानी जो न्यायपालिका है इसको विधायिका से अलग रखना है। ठीक है, विधायिका कार्यपालिका से बिल्कुल अलग रखना है क्या, न्यायपालिका को। क्योंकि अगर जरा सा भी इनका प्रभाव इस पे पड़ेगा तो ये अपने प्रभाव से इससे जो डिसीजन होगा वो पारित करा देंगे। वहां पे फिर जुडिशरी जो होगी वो स्वतंत्र नहीं रहेगी, वो उनके प्रभाव में, जो सरकार है उसके प्रभाव में वो काम करने लगेगी। और जब किसी के प्रभाव में कोई काम करने लगेगा तो वहां पे क्या होगा, आप जस्टिस नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो उस चीज को यहाँ पे रोका गया था। वो कहाँ पे रोका गया है, तो वो रोका गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये प्रश्न बन सकता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो वो किया गया वहां पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर इस चीज को मेंशन किया गया है। हालांकि हमें यह भी समझना चाहिए कि संविधान द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित और कायम रखी जाती है। तो ये संविधान के द्वारा रखी जाती है। ठीक है, किसके द्वारा रखी जाती है, तो संविधान के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित और कायम रखा जाता है। सुरक्षित भी रखना और कायम भी रखना है। यानी आजादी के समय जब हमारा संविधान लागू हुआ तब से अभी तक और आगे भी उसको रखना है, यानी उसको कायम रखना है और साथ ही साथ उसको बचा के भी रखना है, ताकि उस पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना है, पॉलिटिकल दबाव ना है, उसको पॉलिटिक्स की वजह से चेंज करना ना पड़ जाए। तो इस वजह से उसको बचा के रखा गया है संविधान के अंदर ही, तो उस पर पॉलिटिशियन का जोर नहीं चल पाएगा। आगे देखिए बोला गया है द थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मैकेनिज्म। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट मैकेनिज्म मतलब जब संविधान बनाया गया तो ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया, ऐसा सिस्टम बनाया गया कि इनको अलग ही रहे, यानी जुडिशरी जो है न्यायपालिका ये अलग ही रहे दोनों जो ऑर्गन्स है उससे। हाँ, ये एक दूसरे के ये साथ ही जरूर काम करेंगे पर ये तीनों क्या है, अलग हैं। और साथ ही साथ एक दूसरे को वॉच डॉग का काम करेंगे। न ये अपने पावर को एक्सीड कर सकता है जुडिशरी, न लेजिस्लेशन कर सकता है, न एग्जीक्यूटिव कर सकता है। सभी को एक सीमित शक्तियां दी गई हैं, कार्य करने का पावर दिया गया है, न इनको वो ज्यादा लांघ नहीं सकते हैं। तो ऐसा एक मैकेनिज्म बनाया गया कि तीनों आपस में बैलेंस होकर काम करें और एक देश को वेलफेयर सोसाइटी बनाने में हेल्प करें। तो द थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मैकेनिज्म क्या था उसको हम देखते हैं। ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डिफाइंस जुडिशरी इंडिपेंडेंस इज टर्म एज द इंडिपेंडेंस ऑफ इट्स जजेस।
तो ये भी चीजें बताया गया कि देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे होगी, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका कैसे होगी। पहले तो उसके जो वहां पे काम करने वाले लोग हैं, अब काम करने वाले लोग कौन है, तो वहां पे क्या है, जजेस काम करते हैं। मेन अगर देखा जाए तो जुडिशरी सिस्टम के अंदर जो मेन रूल फॉलो कौन करता है, जज एंड एडवोकेट करते हैं। एडवोकेट तो वैसे भी फ्री है, वो तो भाई अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो तो फ्री है, उनको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। दबदबा रहता है उनका, पूरे जो वो होते हैं अच्छे लॉयर्स होते हैं, उनका दबदबा होता है पूरे कोर्ट के अंदर, तो उनको तो कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। पर जो जुडिशरी है, जो ऑफिशियल वर्क काम कर रहे हैं वहां पे, जो उनके ऊपर उनको इंडिपेंडेंट रखना होगा, समझ रहे हो। जैसे वहां पे दो मेन ऑर्गन है, जुडिशरी में क्या है, दो दो लोग ही तो मेन है। एक क्या होंगे, जज होंगे, एक वकील होंगे। यही तो दो चीज भाई कोर्ट में क्या मिलेंगे, यही मिलेंगे, जज और वकील मिलेंगे। और उसके बाद जिनका केस है वो लोग जाते रहे उसमें। लेकिन वहां पे काम कौन करता है भाई, दो लोग, जज और वकील। वकील अपने फैक्ट्स को रखेगा, जज उस पर डिसीजन देगा। तो जुडिशरी को अगर स्वतंत्र रखना है, उस जुडिशरी को स्वतंत्र रखना है, तो पहले उस जज को स्वतंत्र करना होगा, यानी वो किसी का बायस ना हो, वो किसी का पक्ष न ले ले, वो क्या करे, उसको स्वतंत्र रखना होगा, वो किसी भी दबाव में आके काम ना करे। तो पहले चीज तो यह है कि जुडिशरी बॉडी को, अगर पूरी जुडिशियल सिस्टम को अगर आपको इंडिपेंडेंट रखना है, तो आपको जो उसका यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, जज। तो जज को इंडिपेंडेंट रखना होगा, यानी उनके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं आना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करके रखना होगा। उसी चीज के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में घटक तंत्र की सिद्धांत न्यायपालिका की स्वतंत्रता को उनके न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के संदर्भ में परिभाषित कर रहा है। आगे देखिए, जजेस आउट टू फंक्शन इन एन अनबायस्ड मैनर, ठीक है। ये क्या होंगे, अनबायस्ड मैनर में उनको काम करना होगा, क्योंकि अनबायस्ड अगर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो जुडिशरी में न्याय भी मिलना असंभव ही हो जाएगा, अगर वो बायस हो जाएंगे तो अनबायस होकर उनको काम करना है। जो उनका फंक्शन होगा वो क्या होगा, अनबायस होगा। जजेस का जो फंक्शन होने वाला है वो अनबायस होना चाहिए। एंड स्कॉलर्स हैज पॉइंटेड आउट बाय साइमन शीटर्स द कल्चर ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस जजेस ऑन ट्रायल। इसी चीज को बोला गया है यहाँ पे, क्या, न्यायाधीशों को निष्पक्ष तरीके से कार्य करना चाहिए, और जैसा कि साइमन सेंट्रिक द कल्चर ऑफ जुडिशियल जुडिशियल है सॉरी जुडिशियल इंडिपेंडेंस जजेस ऑन ट्रायल ने बताया है कि विद्वानों को भी काम करना चाहिए। तो ये उसी चीज के बारे में बोला गया, मेन यही बोला गया है कि अगर जुडिशियल सिस्टम को अगर आपको इंडिपेंडेंट रखना है, तो वहां पे जजेस को इंडिपेंडेंट रखना होगा, अनबायस रखना होगा, तभी वो न्याय दे पाएंगे। अगर वो बायस हो गए, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके घर का, आप मान लो जज बन गए, ठीक है, अगर आपके घर का ही केस आएगा, तो आप क्या करोगे, क्या आप वहां पे जुडिशरी की फैक्ट को देखोगे, कानून की किताबों को देखोगे, कि अपने परिवार को देखोगे आप। तो वहां पे जनरली ह्यूमन नेचर है, वहां पे लोग परिवार को प्रायोरिटी देंगे, और वहां पे बायस हो जाए, अनबायस मतलब बायस हो जाएंगे, और अपने परिवार के पक्ष में ही फैसला दे देंगे वहां पे। इस चीज से बचाया गया है, कि इसीलिए होता है ना कि जुडिशरी के अंदर आप ना अपने फैमिली का किसी का केस हैंडल कर सकते हो, आपको ना आपके कोई रिलेशन का भी वहां पे केस वहां पे आपको हियरिंग में मिलेगा, क्योंकि वहां पे इन चीजों का ध्यान रखा गया था कि अगर ऐसी चीजें होंगी तो जज क्या होगा, बायस हो जाएगा, वो किसी एक पक्ष में ही निर्णय दे देगा, चाहे वो सबूत और वो सारी चीजें कुछ भी हो, वो एक बार से डिसीजन तो दे देगा। भले चैलेंज किया जाए, अलग अलग तरीके उसमें आगे चैलेंज किया जाए, अपील कर दिया जाए उसको हायर कोर्ट में, पर इस चीज को स्टार्टिंग ओरिजिन पे ही रोकने के लिए क्या है, कि वहां पे उनकी सुनवाई का मौका ही नहीं उनको दिया जाए, यानी अगर जिसके परिवार का अगर कोई केस मुकदमा है, तो उसको जज को सुनना ही नहीं है, शुरुआत में ही उस चीज को मना कर दिया जाए। इससे होगा क्या, कि जो हमारी जुडिशरी है ये अनबायस होकर काम करेगी, ठीक है। अब कोई अगर मान लीजिए अननोन पर्सन उसके सामने किसी अगर मान लीजिए जज का भी आ रहा है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो फैक्ट के हिसाब से क्या होगा, वहां पे सुनवाई करेगा और उस पर फैसला देगा। अनबायस के तरीके से रखना होगा। मेन चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्रोटेक्ट करने की बात की गई है जुडिशरी को इंडिपेंडेंस के लिए, इंडिपेंडेंट में, वो कहाँ पे दिया गया है, वो दिया गया है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। और ये भी बताया गया है कि अगर उसको प्रोटेक्ट करना है, यानी जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना है, तो वहां पे आपको जजेस को भी प्रोटेक्ट करना होगा, जजेस को अनबायस होकर काम करना होगा। इतनी चीजें आपको यहाँ से पता होना चाहिए। आगे देखिए, आगे कहता है, वन वन मस्ट नोट दैट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड impartiality ऑफ जजेस exist as two distinct concepts, the former referring to the institution and the latter referring to its constituent actors। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें आपको याद रखना है, एक तो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्म,
यहाँ पे दो चीजों के बारे में बताया गया है। पहला टू डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, द फॉर्मर रेफरिंग टू द इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन एक होना चाहिए। पहले चीज यहाँ पे दो चीजों के बारे में बताया गया है कि अगर आपको जुडिशरी को इम्पार्शियलिटी करना है जजेस को, तो वहां पे दो चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला क्या है, इंस्टीट्यूशन, और दूसरा क्या होगा यहाँ पे, उसको फ्री रखना होगा कॉन्स्टिट्यूएंट एक्टर्स। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट एक्टर की बात क्या कर रहा है, एक्टर वही है जो वहां पे काम कर रहे हैं, यानी जजेस की बात कर रहा है वहां पे, ठीक है। जो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट एक्टर्स, ये कॉन्स्टिट्यूएंट एक्टर्स कौन है, वो जो वहां पे काम कर रहा है। और वहां पे काम कौन करता है मेनली, तो जो ऑफिशियल काम करते हैं वो क्या करते हैं, जजेस ही काम करते हैं। तो उनको क्या यहाँ पे बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूएंट एक्टर्स बोला गया है, ठीक है। कि किसी को ध्यान देना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, देखिए क्या बोला गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायाधीशों की निष्पक्षता दो अलग अलग अवधारणाओं के रूप में मौजूद है, ठीक है। तो न्यायाधीशों की क्या है, पहली चीज तो ये देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पहली चीज है कि वो स्वतंत्र है, ठीक है, और निष्पक्ष होकर यानी अनबायस होकर वो काम करे जज, ये दूसरा एक अलग उसका अवधारणा के रूप में मौजूद है। पहला संस्था का संदर्भ देता है और दूसरा इसके घटक अभिनेताओं का संदर्भ देता है। यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में दो चीजें हैं। एक तो पहला क्या है यहाँ पे बताया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र होनी चाहिए, और दूसरी चीज उसमें जो काम कर रहे हैं लोग वो भी क्या होने चाहिए, अनबायस होने चाहिए वहां पे, जिसको बोलते हैं निष्पक्षता, ठीक है। तो ये दो चीजें यहाँ पे होनी चाहिए, तभी आप किसी को न्याय दे पाओगे। आगे देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेस कैन बी अंडरस्टूड विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी न्यायाधीशों की निष्पक्षता की अवधारणा को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के व्यापक ढांचे के भीतर समझाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ मस्ट बी स्टडी इन द कंजंक्शन एज दे एम टू अचीव द सेम गोल्स एंड मेंटेन जुडिशियल इंटीग्रिटी इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द कंट्री, यानी इन अवधारणाओं का एक साथ अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि उसका उद्देश्य देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में न्यायिक अखंडता बनाए रखने के लक्ष्य को प्राप्त करता है। हालांकि इससे कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस क्वेश्चन देखिए यहाँ से मिल सकता है, जो मैंने भी आपको यहाँ पे बताया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए और जो जजेस है उनकी निष्पक्षता होनी चाहिए। दो घटक वहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा। It is important to discuss the constitutional framework for the independence of judiciary. Broadly, the Indian Constitution consists several provisions to serve these twin functions. ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक ढांचे पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। तो संवैधानिक ढांचा कैसा है, संवैधानिक ढांचा में देखिए, अब इसकी स्वतंत्रता के लिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा बनाएगा, जो स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस तरीके के था कि कोई भी दूसरी बॉडी एक दूसरे को डोमिनेट न कर पाए वहां पे, ठीक है, वो एक दूसरे को डोमिनेट न कर पाए, उनकी शक्तियों का विभाजन किया गया, उनके कार्य और फंक्शन को अलग अलग किया गया, और कि कौन किस हद तक काम कर सकता है इसके बारे में भी बताया गया था। तो सब कुछ ये कहाँ पे आप कह सकते हो कि सब कुछ कहाँ पे डिफाइंड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान के अंदर इस चीज को बताया गया है, और उसी की वजह से ये तीनों ऑर्गन जो है गवर्नमेंट की, अच्छे से काम करती हैं। मोटे तौर पर भारतीय संविधान के इस दोहरे कार्यों से पूरा करने के लिए प्रावधान शामिल है। तो मेन जो इसमें फंक्शंस है, आप समझ सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का है, संविधान में इस तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन की गई है, जिससे जुडिशियल सिस्टम प्रॉपर अच्छे से फंक्शन करता है, एग्जीक्यूटिव अपना काम करता है, लेजिस्लेशन अपना काम करता है। तो ये सब कुछ डिफाइंड कहाँ पे दिया गया, हमारे संविधान के अंदर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला है आपका प्रोविजन रिलेटिंग टू इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी, यानी न्यायपालिका की संस्था से संबंधित प्रावधान क्या क्या होने वाले हैं। तो इसमें देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट वास्ट पावर एंजॉय बाय द कोर्ट। तो यहाँ पे बहुत वास्ट पावर दिया गया है, किसको, कोर्ट को दिया गया है, यानी बहुत ज्यादा पावर, शक्ति किसको दी गई है, तो न्याय मतलब कोर्ट को दिया गया है ये शक्ति। अब ये शक्तियां क्यों दी गई है, इसके बारे में भी हम देखेंगे, स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे ज्यादा पावर किसको दिया गया, तो जाहिर सी बात है जो सबसे बड़ी कोर्ट होगी, सबसे बड़ी कोर्ट यानी क्या है, आपके घर में सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास होती है, जो गार्जियन होता है, जो घर में सबसे बड़ा होता है, उसके पास क्या होता है, शक्तियां सबसे ज्यादा होती हैं। वैसे ही अगर जुडिशरी में देखिए, तो वहां पे भी जो सबसे ज्यादा पावर है, पहली चीज तो जुडिशरी को वास्ट पावर दिया गया, बहुत ज्यादा शक्तियां दी गई हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो शक्ति के है वो किसके पास है, हमारा सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है, यानी पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे कोर्ट्स है। सबसे ज्यादा जो पावर है वो टॉप पे, और टॉप पे कौन है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट है। सबसे ज्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। कैन नॉट बी कर्टेल बाय द पार्लियामेंट, और उसको कर्टेल नहीं कर सकता है, यानी उसको कम नहीं कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, पार्लियामेंट। ये कहां पे दिया गया है, तो ये हमारे संविधान में ही दिया गया है कि सब वास्ट पावर दिया गया कोर्ट को, पहली बात।
सबसे ज्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, और तीसरा ये भी बोला गया कि पार्लियामेंट इन पावर को, इन शक्तियों को कम नहीं कर सकता है। ठीक है, ये तीनों बातें वहां पे लिखी गई। एक तो शक्ति भी दी गई और सबसे ज्यादा पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, और ये भी बताया गया कि आप इस शक्तियों को कम नहीं कर सकते हो। कौन? संसद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, उसी चीज को दिया गया है। संविधान मानता है कि अदालतों विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त विशाल शक्तियों को संसद द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। तो संसद के द्वारा किसी शक्तियों को कम नहीं किया जा सकता है। हाँ, संसद के द्वारा क्या किया जा सकता है? तो नंबर ऑफ जजेस की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये हमने आपको पहले स्टार्टिंग क्लास में ही बताया था कि जो जजेस की जो संख्या है इसको बढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा? संसद के द्वारा। पर संसद के द्वारा न्यायपालिका की शक्तियों को कम नहीं किया जा सकता है, ये भी संविधान के अंदर दिया गया है। आपको ये बातें याद रखनी होगी। लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें भी है, इसमें थोड़ी सी लिमिट लगाया जा सकता है, थोड़ी सी शक्तियों को उसमें कर्टेल कर सकता है। वो मामला कौन सा है? तो वहां पे देखिए दिया गया है, इन द सिविल केस पार्लियामेंट ओनली हैज लिमिटेड राइट्स टू चेंज द पेक्यूनरी लिमिट्स फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। यानी थोड़ी बहुत जो अगर मान लीजिए सिविल केसेस है उसमें जो पैसों का मामला होगा उसमें थोड़ी बहुत कमी बेसी जो कर सकता है वही पार्लियामेंट कर सकता है। बाकी ओवरऑल किसी भी फंक्शन में, जुडिशरी के किसी भी फंक्शन में पार्लियामेंट उसकी शक्तियों को कर्टेल नहीं कर सकता है। सिर्फ एक ही वहां पे दिया गया है कि अगर बहुत ही छोटा मामला है और जिसमें पैसों से रिलेटेड मामला है, यानी जो सिविल केसेस है उसके अंदर ही थोड़ा सा ये केसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिविल केसेस के अंदर ये दिया गया है कि पार्लियामेंट को ये शक्ति है कि थोड़ा सा कर्टेल कर सकती है, वो भी पेक्यूनरी लिमिट्स, बहुत ही कम मात्रा में कर सकती है। दीवानी मामलों में संसद के पास उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए आर्थिक सीमाओं को बदलने की केवल सीमित अधिकार है। तो आर्थिक सीमाओं को सिर्फ बदलने का अधिकार वहां पे दिया गया है। ठीक है, इनके पास बहुत शक्ति नहीं दी गई है। क्या दिया गया? बस यहाँ पे आप अपील करने पे जो आर्थिक सीमाएं हैं उसी में क्या है, यहाँ पे उसको थोड़ा सा अधिकार मिला है। बाकी ओवरऑल कहीं पे भी उसको वो कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए, इट्स टर्न द सुप्रीम कोर्ट हैज वास्ट अपील जुरिडिक्शन। ये तो आपने पढ़ाई था, इसमें क्या अपील जुरिडिक्शन है सबसे ज्यादा किसके, सबसे बड़ा किस पे है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। अगर हाई कोर्ट के जुडिशियल से आप संतुष्ट नहीं हो तो वहां पे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट भी अगर बायस होकर काम करने लगे तो तब तो पूरा न्याय व्यवस्था ही खराब हो जाएगा। इसलिए इस तरीके से बताया गया है कि ये उन दोनों जो ऑर्गन्स है उनसे इंडिपेंडेंट रहेंगे। अगर स्वतंत्र रहेंगे तभी अच्छे से काम कर पाएंगे और पूरे देश में लोगों को न्याय देने का काम ये संस्था कर सकती है। तभी कर पाएगी जब ये स्वतंत्र हो और ये किसी भी पक्ष में न होके काम करे। ये सिर्फ फैक्ट के आधार पे काम करे तो वो अच्छे से न्याय दे पाएगी। एंड सप्लीमेंट्री पावर्स टू इनेबल द एफिशिएंसी फंक्शंस, ये आपने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है। यानी बदले में सुप्रीम कोर्ट के पास अपने कुशल कामकाज को सक्षम करने के लिए एक विशाल अपीली क्षेत्राधिकार और पूरक शक्तियां हैं, जो कि यहाँ पे संविधान के अंदर ही दिया गया है। अब जरा बताइए अपीलेट जुरिडिक्शन कहाँ पे दिया गया है? अपीलेट जुरिडिक्शन कहाँ पे दिया गया है? किस अनुच्छेद में अपीलेट जुरिडिक्शन दिया गया है? आज का ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड इज प्रोसेस द पावर ऑफ पनिश द कंटेम्प्ट अगेंस्ट द जुडिशरी और जजेस। तो यहाँ पे ये बोला गया है, और साथ ही साथ अपीलेट जुरिडिक्शन के साथ साथ ही दोनों कोर्टों को ये दिया गया है, अगर कोर्ट की अवमानना कोई करता है, किसको किसको? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये पावर शक्तियां मिली है कि अगर कोई भी जुडिशरी के जो जजमेंट है उसका आदर नहीं करता, उसकी बातों को नहीं मानता है, तो वो क्या होता है उनके खिलाफ भी मुकदमा कर सकते हैं। यानी कोई मान लीजिए फैसला आया, अगर आप उस फैसले को नहीं मानते हो, आपने उसके हिसाब से काम नहीं किया, तो इस बात पे भी कोर्ट के पास शक्ति दी गई कि उसके ऊपर भी एक मुकदमा कर सकता है आपके ऊपर और उस पर सजा सुनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हाई कोर्ट ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि वो जो भी फैसले दे रहे हैं उसको एक रिकॉर्ड करके रखा जा सकता है और ये उसको फर्दर यूज किया जा सकता है। यानी न्यायालय के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा कोई अगर फैसला दिया जा रहा है तो उसको संरक्षित करके एक सुरक्षित जगह पे रखा जाता है कि ये चीजें ऐसी थी तो उसका सही फैसला ये है। तो इस ये क्या है, कोर्ट ऑन रिकॉर्ड है, यानी यहाँ पे फैसलों को संग्रहित करके रखते हैं कि अगर ऐसा मुकदमा आएगा तो ये वैसा फैसला सुनाया गया था इस तरीके से। यानी वो अपने जो प्रिंसिपल को फिट कर देते हैं वहां पे, ठीक है, अपने एक सिद्धांत को यहाँ पे, जैसे कोई केस आया मान लीजिए, अब उसपे जो वहां पे क्या है जजमेंट आया वो एक सिद्धांत प्रिंसिपल बन गया कि अगर ऐसी चीजें दो फैक्ट में ऐसी चीजें थी वहां पे ये
सजा मतलब सुनाई गई थी या फिर ये निर्णय सुनाया गया था, वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। उसी को हम लोग रिकॉर्ड मतलब उसको संग्रहित करके रखते हैं, उसको हम बोलते हैं कोड ऑन रिकॉर्ड। और साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया पोसेस द पावर टू पनिश, ठीक है। और पावर टू पनिश भी है, किसके लिए, अब क्यों ये पनिश कर सकते हैं, कंटेम्प्ट अगेंस्ट द जुडिशरी। तो अगर आपने उनकी बातों को, जो जुडिशरी की बातों को नहीं माना या फिर जजेस को क्या हुआ वहां पे आपने अवमानना की, तो वहां पे आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के थ्रू क्या होगा, वहां पे आपको सजा भी या फिर केस फाइल हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को ही अपीलीय न्यायालय है, ठीक है, यानी उसके पास अपीलेट जुडिक्शन है। न्यायपालिका या न्यायाधीशों के खिलाफ अवमानना के लिए दंडित करने के लिए शक्ति रखते हैं। तो यहाँ पे इनके पास ये शक्ति है कि पनिश कर सकते हैं। किस चीज पे कर सकते हैं, पहली चीज जुडिशरी पे और दूसरा क्या है यहाँ पे, जजेस पे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें यहाँ, पहला क्या जुडिशरी है यहाँ पे, दूसरा जजेस है, तो ये आपको याद रख लेना है। आगे देखिए, प्रोविजन रिलेटेड टू द जजेस, अपने न्यायाधीशों से संबंधित प्रोविजंस क्या क्या है, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं, उनका रिटायरमेंट क्या होता है, उनकी एज क्या होती है, वो कैसे काम करते हैं, ये सब चीजों के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं आपसे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इंडिपेंडेंट ऑफ जजेस इज क्रूशियल टू इंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। द फॉलोइंग लीगल प्रोविजन मैंडेट जजेस इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटीज। तो इसमें क्या बोला गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधीशों की स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण है, यानी न्यायपालिका को स्वतंत्रता के लिए क्या है कि न्यायाधीशों को स्वतंत्र रहना महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी ऑर्गन को अगर आपको सुरक्षित रखना है, तो वहां पे जो काम करने वाले लोग हैं वो पहले क्या हो, सुरक्षित होने चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटल में मान लो कोरोना का जो काम ट्रीटमेंट चल रहा था, लोगों को इलाज चल रहा था, तो उसको सुरक्षित करने के लिए, यानी पेशेंट को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए पहली चीज तो किसका सुरक्षित होना जरूरी है, तो वहां पे जो काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स को पूरा किट पहन के जाते थे वो, यानी कि वहां पे क्या है कि भाई पहले डॉक्टर तो सुरक्षित रहे तभी वो लोगों को बचा पाएगा। अगर उसी के ऊपर ही उसको कोरोना हो जाए या उसी अगर वो इलाज करने में ही अगर वो संक्रमण उसको फैल जाए तो क्या होगा, वो किसी को बचा नहीं पाएगा। तो ऐसे ही क्या बोला गया है यहाँ पे जुडिशरी में, समझिए आप इस चीज को कि पहले उस जजेस को प्रोटेक्ट करना होगा, तभी वो क्या होगा, जुडिशरी सिस्टम को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, न्याय देंगे वहां पे, ठीक है। जैसे डॉक्टर अगर प्रोटेक्टेड नहीं होगा, वो अपनी किट को पहन के नहीं जाएगा, तो क्या होगा, वो पेशेंट को ज्यादा बचा नहीं पाएगा, ठीक है। निम्नलिखित कानून प्रावधान न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को, निष्पक्षता को अनिवार्य बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बोला गया है, कुछ पॉइंट्स इसे रखे गए, निम्नलिखित कानून प्रावधान न्यायाधीश की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को अनिवार्य बनाते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें संविधान के अंदर रखी गई थी जिससे आप ये बता सकते हो कि नहीं, जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो स्वतंत्र है और क्या है, उस पर किसी का भी प्रभाव नहीं है। जैसे कि once appointed a judge are provided a security of tenure till they reach a retirement age, यानी अगर कोई जज एक बार अगर अपॉइंट हो जाता है तो वो क्या होगा, अपने रिटायरमेंट एज तक वो काम करता है, उसको कोई जल्दी हटा नहीं सकता है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है पर वो इतना जटिल है कि वो कोई अभी तक हुआ ही नहीं है, यानी 70 साल हो गए, 70 साल से ज्यादा ही हो गया, 75 साल हो गए, तब से अभी तक 75 साल मतलब होने वाले हैं, तो क्या है, अभी तक कोई भी जज को हटाया नहीं गया है इम्पीचमेंट के प्रोसेस से। तो आप समझ सकते हो कि कैसे इसको इंडिपेंडेंट रखा गया है, कि इतना जटिल बना दिया गया उनके हटाने को तरीके को, कि कोई भी नेता मंत्री चाह के भी किसी जज को जल्दी हटा नहीं पाएगा। तो पहली चीज तो यह है कि अगर कोई जज बन गया तो उसको कोई हटा नहीं सकता है यहाँ पे, ठीक है। एक बार नियुक्त होने के बाद न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त की आयु तक पहुंचने तक कार्यालय की सुरक्षा प्रदान दी जाती है। तो इनको प्रोटेक्ट किया गया है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मैंने अभी डॉक्टर का एग्जांपल दिया आपको ना, अगर डॉक्टर ही प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा तो कैसे मरीजों का इलाज कर पाएगा। कोविड कॉल में आपने देखा कितने कितने डॉक्टर अपनी जान पे खेल के लोगों को बचा रहे थे वहां पे। तो पहले तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे ना, फिर ही वो क्या कर पाएंगे। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे पूरा प्रॉपर किट था। वैसे यहाँ पे संविधान लाया गया कि उनको कोई हटा नहीं सकता, और हटाने के तरीकों को भी इतना जटिल किया गया था कि जल्दी कोई हटा नहीं सकता है, और आज तक के इतिहास में किसी को भी हटाया नहीं गया। दो ऐसे केसेस थे जिसमें इम्पीचमेंट इनिशिएट किया गया था, शुरुआत किया गया था, पर वो फेलियर है, वहां पे किसी को भी अभी तक इम्पीचमेंट के प्रोसेस से हटाया नहीं गया है आज तक जुडिशरी के अंदर। आगे देखिए क्या बोला गया है, दिस एज रिमेन्स 62 फॉर द हाई कोर्ट, यानी जो रिटायरमेंट की एज है वो कितनी है हाई कोर्ट के लिए, तो 62 है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है।
और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में ये रहते हैं, देखिए हाई कोर्ट के लिए 62 साल एज दिया गया है, मतलब जो रिटायरमेंट की एज होगी वो क्या होगी, 62 साल रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या वो एज है, तो वो 65 साल एज रहने वाली है। दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। 65 ईयर फॉर द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए कितनी उम्र रखी गई है, तो 65 वर्ष की रिटायरमेंट एज रखी गई है। हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष। Judges are not allowed to practice as advocate in the same or equivalent courts post their retirement। और ये भी बोला गया न्यायपालिका को सुरक्षित रखने के लिए ना ही सिर्फ जजेस को प्रोटेक्ट किया गया है, जजेस को भी कुछ गाइडलाइंस ये दी गई है कि अगर आप जिस कोर्ट में जज है, अब रिटायरमेंट हो गया 62 साल के बाद, तो आप उसी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा वो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है वहां पे। ठीक है, तो इसी चीज को प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, इक्विवेलेंट कोर्ट पोस्ट दियर रिटायरमेंट। तो किसी भी हाई कोर्ट का जज जो है वो किसी मतलब हाई इक्विवेलेंट कोर्ट यानी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। अब हाई कोर्ट का जज अगर रिटायर हुआ है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकता है, पर वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। इस चीज को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया है। क्यों ऐसा किया गया सर, आप लोग बता सकते हैं इसका रीजन क्या हो सकता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई, अगर आपने 20 साल जज होके वहां पे काम किया, तो आपको हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति जानता होगा वहां पे, या फिर जो काम करने भी आएगा वो क्या होगा, आपका जूनियर ही होगा। तो क्या आपकी बात से वो प्रभावित नहीं होगा? क्या आप जो मुकदमा लेके आओगे तो आपके खिलाफ वो फैसला सुनाने का हिम्मत करेगा? जल्दी नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होगा वहां पे कि उस चीजों को रोक दिया गया है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। यानी अगर आप जिस कोर्ट में जज हो उस कोर्ट में, जैसे हाई कोर्ट के जज हो, तो आप हाई कोर्ट में कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को हटाया गया। हाँ, सुपीरियर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, पर अगर सुप्रीम कोर्ट का जज है तो वो कहीं भी प्रैक्टिस फर्दर नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें एक्सटेंशन की भी बात की गई थी कि जो एज है इसमें 3 साल को बढ़ाया जाए, पर अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है फिलहाल। अगर अभी क्वेश्चन अगर आपके 2024 एंट्रेंस एग्जाम में आएगा तो हाई कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 62 साल, सुप्रीम कोर्ट के जो जज की रिटायरमेंट एज होती है वो 65 साल होती है। हाई कोर्ट के जजेस के लिए यह उम्र 62 साल है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए 65 साल है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था। न्यायाधीशों को सेवा निवृत्ति के बाद उसी या समकक्ष अदालतों में, उसी या समकक्ष का मतलब हो गया कि या तो उसी हाई कोर्ट में या तो उसी जैसे हाई कोर्ट दूसरे भी हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अदालतों में वकील के रूप में प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है, तो वहां पे अनुमति नहीं दी गई है। और इसीलिए क्या होता है कि इनको अच्छी खासी सैलरी भी दी जाती है, ताकि उनके सैलरी को कोई कम भी नहीं कर सकता। जो हाईएस्ट सैलरी है वो जजेस को भी दी जाती है। अगर गवर्नमेंट जॉब करें तो वहां पे जो पे स्केल है वो थोड़ा सा अच्छा माना जाता है जुडिशरी के अंदर, क्योंकि वहां पे देखिए क्या है, इनको प्रोफेशन आगे रोका भी गया है कि आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो बाद में। इस हिसाब से क्या हुआ कि उनको भाई थोड़े पैसे भी ज्यादा देने चाहिए, और ये रीजन है कि जो पर्क्स एंड अलाउंस है वो ज्यादा मिलते हैं जुडिशरी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज कैन प्रैक्टिस इन द सुप्रीम कोर्ट। देखिए यही चीज मैंने भी आपको बताया ना कि अगर हाई, देखिए समकक्ष में नहीं कर सकते, मतलब हाई कोर्ट को हाई कोर्ट में नहीं कर सकते हो। हाई कोर्ट से रिटायर हुए तो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि वहां पे सब आपके सीनियर ही होंगे, तो सीनियर के पास आपकी बायसनेस नहीं चलने वाले, वहां फैक्ट ही चलेगा। पर आपके जूनियर जहां आएंगे वो कहीं ना कहीं आपसे प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, आपके सीनियर आपसे प्रभावित नहीं हो सकते उतना, लेकिन आपके जूनियर आपसे प्रभावित हो सकते हैं, और इसी चीज को जानते हुए वहां पे इस चीज को रोक लगाया गया कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। लेकिन ये चीज बोला गया है कि रिटायर हाई कोर्ट के जज है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैन रिटायर हाई कोर्ट जज प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट? क्या हाई कोर्ट का जो जज है वो मतलब क्या रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है? तो इसका आंसर होगा हाँ, वो प्रैक्टिस कर सकता है, बट इन द प्रिवेंटेड फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग इन द सेम और अदर हाई कोर्ट। लेकिन वो किसी सेम हाई कोर्ट में, जैसे मान लीजिए कि यूपी हाई कोर्ट में थे, ठीक है, यूपी हाई कोर्ट मतलब कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट में है वो, तो अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगर वो रिटायर हो गया तो उसके बाद वो इलाहाबाद हाई कोर्ट या फिर किसी भी दूसरे भी हाई कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जो 25 या 24 अदर और हाई कोर्ट है वो किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इस चीज को प्रिवेंट किया गया है। उदाहरण के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन उसे उसी या अन्य उच्च न्यायालयों में प्रैक्टिस करने से रोका जाता है। तो ऐसी चीजें वो नहीं कर सकता। ये चीजें मैंने भी आपको डिस्कस करी थी। This ensure that ex-judges practice as a bar do not influence the decision of the bench with whom they may have presumed
फैमिलियर, यानी इससे यह सुनिश्चित होता है कि बार में अभ्यास करने वाले पूर्ण न्यायाधीश पीठ फैसले को प्रभावित नहीं करते हैं जिसके साथ वे परिचित होते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। तो यही चीज मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए जहां पे भी आपने अगर काम किया 20 साल, तो आपकी जान पहचान तो इतनी हो जाएगी कि आपको वहां पे हर एक स्टाफ आपको जानता होगा। और अगर आप किसी केस को लेके फिर आओगे तो क्या होगा, वहां पे आपके फेवर में चांसेस है कि डिसीजन दिया जाए। तो इस चीज से बचने के लिए यहाँ पे इस चीज को रोका गया है, ठीक है। इसलिए एक्स जजेस यानी जो रिटायर्ड जज है, इनको प्रैक्टिस करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि वहां पे उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे लोग, ठीक है, उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। Judges cannot be easily removed from their office except proven misbehavior and incapacity। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन ही है, देखिए ये क्वेश्चन ही है। ये क्या है, ग्राउंड दिया गया है। ग्राउंड कौन सा ग्राउंड है, किस आधार पे आप हटा सकते हो। तो पहला इसमें देखिए क्या बोला गया है, प्रूवन मिसबिहेवियर। क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, प्रूवन मिसबिहेवियर। और दूसरा क्या है, इनकैपेसिटी, ठीक है। तो ये दो ग्राउंड है, दो आधार है जहां पे कोर्ट मतलब जजेस को हटाने की बात यहाँ पे किया जा सकता है। उसमें दो चीजें बोली गई हैं, आपको एकदम ये याद रखना है, ठीक है। क्लियर ऑल नोट कैंसल, ठीक। अब यहाँ पे जजेस कैन नॉट इजीली रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस एक्सेप्ट, देखिए दो ग्राउंड यहाँ पे दिए गए हैं। क्या पहला क्या है, प्रूवन मिसबिहेवियर, ये आप लोग लिख लीजिएगा, दो ग्राउंड लिख लीजिए, क्वेश्चन में फिर से कह रहा हूँ। और दूसरा इनकैपेसिटी, आपको ये दोनों चीजें लिख लेना है कि जजेस को हटाने के लिए कौन सा वो दो ग्राउंड है, प्रूवन मिसबिहेवियर और दूसरा क्या है यहाँ पे आपका इनकैपेसिटी। क्वेश्चन सीधे हूबहू ऐसे आता है और आया भी है, ठीक है। साबित कदाचार और अक्षमता को छोड़कर न्यायाधीशों को आसानी से उनके कार्यालय से नहीं हटाया जा सकता है। जैसे इनकैपेसिटी मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि अयोग्य कैसे, अक्षमता कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए वहां पे दिया गया कि सिटीजन ऑफ इंडिया ही होना चाहिए जज, पर आप पता चला कि आप जुडिशरी में हैं और फिर आपने नागरिकता कहीं और की ले ली, तो वहां पे क्या होगा, आप अयोग्य हो गए, आपके मतलब वहां पे जो कंडीशन थी उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसलिए उस ग्राउंड पे आपको हटाया जा सकता है। बाकी ऐसे किसी भी तरीके से आपको नहीं हटाया जा सकता, सिर्फ दो ही ग्राउंड है, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये दो बातें आपको याद रखना है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन है और ये 2024 में भी आने के चांसेस हैं, तो इसको आपको एकदम अच्छे से देख लेना है। दो ग्राउंड, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। देखिए बहुत सारी चीजें, जैसे इस पॉइंट में मैंने कुछ नहीं किया, बहुत मार्क नहीं किया, मैं जल्दी से रीड करके आगे बढ़ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस टॉपिक को छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि उसका वेटेज कम है, उसके आने के चांसेस बहुत कम है, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है। पर जहां पे मैं बार बार 3-4 बार रिपीट कर रहा हूं, उसका मतलब ये है कि उस टॉपिक में वाकई ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के चांसेस भी पूरे हैं, इसलिए मैं वहां पे ज्यादा वक्त लेता हूं आपका। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना और ये सारी चीजें आपको एकदम याद रख लेनी है। आगे देखिए क्या बोला गया है, द लीगल प्रोसेस इज केप्ट स्ट्रेंथेंड टू द इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द जजेस, यानी न्यायाधीशों के कार्यकाल को सुरक्षित करने के लिए कानून प्रक्रिया को सख्त रखना गया है, ठीक है। ये बहुत क्वेश्चन नहीं आ सकता है। The salary and allowances of the judges are fixed and not be subject to vote of the legislature। यही चीज मैंने आपको बताया था कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का तय है और विधायिका को वो वोट के अधीनस्थ नहीं, अधीन नहीं है, यानी जो इनका जो पैसा है वो सैलरी और अलाउंसेस है, ये लेजिस्लेशन कम ज्यादा नहीं कर सकती है, ठीक है। मतलब ज्यादा तो हो सकता है पर वो कम नहीं किया जा सकता है, इस चीज को भी रोका गया है, ठीक है। उनको स्वतंत्र रखा गया, तो उनकी सैलरी भी होती है, इसको कट कोई नहीं कर सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या उसको उनकी सैलरी को कट किया जा सकता है, ऐसा नहीं किया जा सकता है, जजेस की सैलरी को कट किया नहीं जा सकता। यहाँ से एक प्रश्न ऐसे बन सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है, जजेस ड्राइव दियर सैलरी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। तो जजेस की जो सैलरी होती है, ये भी क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन ही है, देखिए जज डिराइव द सैलरी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो जजेस की सैलरी होती है वो कहां से मिलता है, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही मिलता है। फिर से याद रखिए, जजेस की इनकम कहां से मिलती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। एक कंटिजेंट फंड भी होता है, तो वो नहीं, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। आपको ये एकदम याद रख लेना है, कंसोलिडेटेड फंड से जजेस की सैलरी दी जाती है, लेजिस्लेचर उनकी सैलरी को कम नहीं कर सकता। ऐसी चीजें आपको एकदम हमेशा कंठस्थ होनी चाहिए फॉर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के लिए। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, तो देखिए दो होते हैं, एक तो कंसोलिडेटेड फंड जो सेंट्रल लेवल के लिए होता है जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। पहला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये किसके लिए है, सुप्रीम कोर्ट के लिए है।
और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, स्टेट क्या है, ये हाई कोर्ट के लिए। ये दोनों आपको याद रखना है, हाई कोर्ट के लिए। स्टेट के लिए क्या होगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, जिस स्टेट में होगा, जैसे मान लीजिए अगर यूपी में है तो यूपी के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसा कटेगा। अब वही जगह अगर हरियाणा में चला गया तो वहां पे उसको सैलरी कैसे होगी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ हरियाणा के फंड से जाने लगेगा पैसा। पर सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या होगा, कंसोलिडेटेड फंड जो इंडिया का होगा उसी से उसको पैसे जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको एकदम अच्छे से यहाँ पे याद रख लेना है। न्यायाधीश अपना वेतन भारत का समेकित निधि सर्वोच्च न्यायालय से लिया और राज्य की समेकित निधि उच्च न्यायालयों के मामलों से प्राप्त है। आपको ये याद रखना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। जो भी यूपी मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकते हैं, ठीक है, पर आपको जो मैंने इंग्लिश में ये चीजें बताई इसको आपको लिख लेना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो सैलरी होती है उससे जाती है, और हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जाता है। ये दो चीजें आपको याद रखना, और ये क्वेश्चन भी बन सकता है। Their enrollments in cannot be altered to their disadvantage except in the event of financial emergency। यानी इनकी पैसों को जो इनके जो पैसे होते हैं उनको कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सेप्शन इसमें दिया गया है। क्या दिया गया है कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति को छोड़कर उनकी परिलंबियों में उनके अहित या अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो ये, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी में इनको कम किया जा सकता है, पर अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में कभी भी नहीं लगा है। जो वित्तीय आपातकाल है ये हमारे देश में कभी भी इंप्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जनरली, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा है कभी, तो हमारे देश में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है। और एक्सेप्शन भी ये दिया गया है कि अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी होगा तब कहीं जाके इनकी सैलरी को थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है, पर बाकी कोई भी किसी भी कंडीशन में इनके जो सैलरी इनको कम नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें, Even the judicial conduct, the judges have kept in immune for examination by the other constituent organs। यानी यहाँ तक कि न्यायाधीशों के न्यायिक आचरण को भी अन्य संवैधानिक अंगों द्वारा जांच से मुक्त रखा गया। तो यानी इनके ऊपर कोई जांच भी नहीं बैठ सकती, इससे भी इनको मुक्त रखा गया है। The conduct of judges of both Supreme Court and High Court cannot be discussed in Parliament or a state legislation। ठीक है, तो इनका जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है दोनों का जो डिस्कशन है ये पार्लियामेंट में नहीं हो सकता या फिर स्टेट लेजिस्लेशन में नहीं हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन में भी दिया गया है कि एक्सेप्ट व्हेन अ मोशन ऑफ रिमूवल। ठीक है, तो जब इनके रिमूवल ऑफ जजेस की बात होगी तभी इसको डिस्कस किया जा सकता है। तो इसको क्या पार्लियामेंट में इनकी चीजों को डिस्कस किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को लेके कोई भी चीजें आप पार्लियामेंट में डिस्कशन कर सकते हो, ऐसी चीजें आप पार्लियामेंट में नहीं कर सकते हो। ठीक है, डिस्कशन नहीं कर सकते हो। एक्सेप्शन ये दिया कि अगर उनको हटाना होगा, इम्पीचमेंट करना होगा, यानी जो हटाने की शक्ति है किस ग्राउंड पे हटाया जा सकता है, तो पहला प्रूवन मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी। अब इस ग्राउंड पे अगर जजेस को हटाना होगा तो वहां पे क्या होगा, इसका जो प्रोसीजर होता है वो पार्लियामेंट में ही होता है, तो वहां पे सिर्फ उसी के लिए आप वहां पे डिस्कशन उसका हो सकता है, ओनली फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस इज बीइंग प्रेजेंटेड इन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के सामने इसको प्रेजेंट करना होता है। इसी को हिंदी में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों के आचरण पर संसद या राज्य विधानमंडल में चर्चा नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जब किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव को राष्ट्रपति के लिए प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो सिर्फ हटाने के लिए ही उनको वहां पे क्या होगा, वहां से डिस्कशन किया जा सकता है। और किसके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के सामने रिप्रेजेंट किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके सामने रिप्रेजेंट करता है, तो वो प्रेसिडेंट होते हैं, और ये सिर्फ रिमूवल ऑफ चीजों को ही वहां पे डिस्कशन कर सकते हैं। आगे देखिए बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज बीन ऑथराइज्ड टू हैव इट्स ओन एस्टेब्लिशमेंट एंड टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट। तो पूरा जो उसमें जो कंट्रोल है वो सब कुछ क्या है, सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, उसका खुद का। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को अपनी स्वयं की स्थापना करने तथा उसके पूर्ण निरंतर रखने के अधिकार पूरा दिया गया। तो ये किसके पास अधिकार है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हु हैज बीन ऑथराइज्ड टू हैव इट्स एस्टेब्लिशमेंट एंड टू हैव कंट्रोल ओवर इट। यानी जो कोर्ट की जो एस्टेब्लिशमेंट है या फिर जो उसका कंट्रोल है वो किसके पास होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के पास स्वयं ही होता है। इट इज फर्दर ऑथराइज्ड टू मेक अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स एंड स्टाफ टू कोर्ट इज डिटरमाइंड टू द सेवरल कंडीशंस। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आपको ये ध्यान रखना है इसमें से कि जो जजेस की संख्या को कम ज्यादा किया जा सकता है वो पार्लियामेंट कर सकता है। ठीक है, इनके ऊपर डिस्कशन नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर, बस रिमूवल के लिए वहां पर डिस्कशन किया जा सकता है, वो प्रेसिडेंट के समक्ष किया जाता
है। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, देयरफॉर वन ऑन द कंक्लूड दिस इंडिपेंडेंस, मतलब इसको आप संपूर्ण कंक्लूड करते हैं, उसका में क्या बोला गया है, देयरफॉर वन कंक्लूड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज कॉन्स्टिट्यूशनली कंफर्म प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, अभी आपने देखा कि उनके ऊपर क्या है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया गया है, कंफर्म करके प्रोटेक्ट किया गया। इसलिए कोई निष्कर्ष निकलता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक संवैधानिक रूप से प्रदत्त सुरक्षा दिया गया है, तो उसको भी एकदम प्रोटेक्ट करके रखा गया है। जुडिशरी को, इंडियन जुडिशरी को प्रोटेक्ट करके रखा गया है, उसमें कोई भी इंटरफेरेंस पार्लियामेंट का नहीं हो सकता है। ओनली फॉर द रिमूवल, ओनली फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ द नंबर ऑफ जजेस। इसके अलावा ना उनकी सैलरी को वो छेड़ सकते हैं, ना उनकी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट, मतलब उसको प्रभावित कर सकते हैं। इन सभी चीजों से न्यायपालिका को अलग रखा गया है। और ये कह सकते हैं, इससे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो न्यायपालिका है वो क्या है, स्वतंत्र रूप से काम करती है, और एक दूसरे को वॉच डॉग का भी ये लोग काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नए क्लास के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और जो भी बच्चे अगर इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप अगर चाहते हो फुल फ्लेज तैयारी करना सीयूईटी ऑनलाइन प्रिपरेशन 2024 के लिए, तो सामर्थ्य बैच हमारा लॉन्च है बीएलएलबी के लिए, और सभी अदर यूजी कोर्सेज के लिए भी लागू है, एलएलबी के लिए भी है। आप उस कोर्स में जुड़ सकते हो, आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, चाहे वो लैंग्वेज हो, हिंदी इंग्लिश हो, चाहे डोमेन में लीगल स्टडीज हो, चाहे आपका जनरल टेस्ट हो, वो सब कुछ हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं यहाँ पे। हमारा तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो प्रिपरेशन आपको करने के लिए हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है डीएनएस एजुकेटर ऐप, आपको इंस्टॉल करना होगा। और अगर कोई हेल्प चाहिए तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6387986764 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और इस बैच में जुड़ के अपनी पूरी तैयारी को कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।